हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने केमिस्ट्री का 2 चैप्टर किए थे। क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग तीसरे चैप्टर, चौथे और पांचवें चैप्टर को आज कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। चलिए तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में रहता है। तो ब्रोमीन जो है आपका वो द्रव अवस्था में रहता है। अगर धातु पूछता है तो उसके जवाब आपका पारा हो जाता है, धातु पूछता तो। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन को मिलाने पर कौन सा हम लोग का धातु बनता है, मिश्र धातु। तो हम लोग का जो मिश्र धातु बनता है वो सोल्डर मिश्र धातु बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से हम लोग किसे काट सकते हैं, तो हम लोग लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है। तो ये आपका कॉपर जो है ये आपका अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु है। निम्न में से कौन अधातु है। तो आपका कॉपर कह रहे हैं। कार्बन जो है आपका ये अधातु है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है। तो कार्बन जो है आपका कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन अधातु है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो कार्बन जो है अधातु है। हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा। लोहा एक फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो कौन सी उपयुक्त होती है। तो आपका जिंक की परत चढ़ाकर उसको जंग से बचा सकते हैं। अगला है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है। ये कौन है कि जो जल के यौगिक में विलय हो सकता है। तो आपका जो कैल्शियम जो होता है ये आपका जल में ये विलय हो सकता है, कैल्शियम। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि जिंक के बदले टिन का लेप होता है क्योंकि वे जो होते हैं टिन की अपेक्षा में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक आपका Ag यानी कि सिल्वर है। अगला, निम्न में से कौन उप धातु है। तो उप धातु कौन है आपका। तो उप धातु जो है आपका Sb है। अगला क्वेश्चन है, पीतल है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो CaCl2 ये आपका आयनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के से संयोग नहीं करता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। तो संयोग कौन है कि नहीं करता है। तो आपका जो गोल्ड होता है ये संयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट सोने के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है। तो सिलिका एक प्रकार का आपका एक अम्ल है सिलिका। तो ये इसमें से ना धातु है, ना धातु, ना उप धातु। ये एक क्या बताएं अम्ल है। इनमें से कोई की तरफ पढ़ेंगे। अगला है, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातु
सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन को ऊपर वाले धातु को क्या कहते हैं? तो क्या होते हैं वो आपके जो होते हैं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु धातु के परमाणु बनाते हैं तो आपके क्या बनाते हैं? तो आपके धनायन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं तो कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं, यानी कि क्षार होते हैं। अगला प्रश्न है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है? अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें एक पट्टी लगी होती है, चुंबक वाला जो होता है वो पास में गिरता है, जो जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है, चुंबकीय अशुद्धि नहीं होती है, वो दूर जाता है अशुद्धि। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण आपका हाथ से फेन पोलॉन विधि द्वारा करते हैं, फेन पोलॉन विधि द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्रण है? तो मैग्नीशियम जो है आपका एल्युमिनियम का धातु मिश्रण है, मिश्र धातु है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख है? ये तो आपका एल्युमिनियम का है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पाइराइट से किया जाता है, CuFeS2 कॉपर पाइराइट से की जाती है। अगला प्रश्न है, किस धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? किस धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो कितनी होती है आपकी? तो आपके 4, 5, 6, 7 या 8 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अधातु के परमाणु क्रमांक पूछा है। अधातु के परमाणु संख्या में बाह्यतम साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो आपका S8 के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का अणु सूत्र है तो फास्फोरस का जो अणु सूत्र होता है तो P4 होता है अणु सूत्र। अगर इसका संकेत पूछेगा तो इसका केवल संकेत जो होगा P होगा, और अणु सूत्र पूछेगा तो आपका P4 होगा। ऑप्शन डी। अगला है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा रहता है। धातु कौन सा धातु रहता है? हमेशा रहता है, तो उसमें से आपका पारा जो है उसमें हमेशा रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विलनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो निम्नलिखित में से आपका साधारण गंधक मिलाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील सबसे ज्यादा ज्वलनशील कौन है? तो आपका श्वेत फास्फोरस जो है अति ज्वलनशील है, जिसको वायु की उपस्थिति में रखने पर ही ये आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो किस अयस्क से किया जाता है? तो आपका बॉक्साइट से किया जाता है, जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2S2O। अगला प्रश्न है, अगला है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो यह यौगिक क्या कहलाता है आपका? तो यह यौगिक जो है आपका धातुमल कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणधर्म को 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की कहलाती है, क्या कहलाती है? ये आपका क्या कहलाती है? तो अपरूपता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, धातु की प्रकृति होती है, तो धातु की प्रकृति आपकी कैसी होती है?
तो धातु की जो प्रकृति होती है आपकी विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब अगला है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो आपका जिंक का पतली परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो वो आपका जो होता है जिसको हम प्राप्त करते हैं तो कच्चा चूना से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्धि धातु को बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है? अशुद्धि धातु को बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को, तो उसका हम लोग एनोड बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है पोटेशियम है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग से लौ होती है, तो उत्पन्न जो आग होता है उसकी लौ कैसी होती है? तो आपका चमकीला और उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ताजा मिश्रण होता है? किसका इसका अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात जो होता है आपका 3:1 में मिलाया जाता है। अगला है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। शुद्ध रूप में धातु की सतह जो होती है आपका चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, धातु का पतला तार धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो खींचने की क्षमता को हम लोग तन्यता कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, इसका गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इसको गुणधर्म का आघात वर्धनीयता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है, जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ध्वनिक कहते हैं, सोनेरस ध्वनिक। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु जो होती है आपका सोना होता है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो आपका 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु की अवस्था में पाई जाती है, तो यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, यह आयोडीन है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है, सबसे कठोर जो होगा आपका हीरा होगा। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग एथोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो अभिक्रियाशीलता के इस समूह में कौन सही है? तो ये इसमें आपका लोहा से सबसे अधिक होता है जिंक से सबसे अधिक होता है आपका अल्युमिनियम से सबसे ज्यादा अधिक होता है मैग्नीशियम। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सही, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछा है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होगा आपका सोडियम होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है कितनी होती है? तो आपका 11 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या, इतना आसान परमाणु संख्या सबकी ओर पूछ रहा है आप, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होती है 18 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु संख्या, तो क्लोरीन का 17 होता है। हीलियम का आपका पूछेगा तो 2 होता है। कैल्शियम का पूछेगा तो आपका कैल्शियम का जो होगा आपका 20 हो जाएगा। अगला है, फास्फोरस का पूछेगा तो आपका 1 मिनट, फास्फोरस का पूछेगा तो आपका 15 हो जाएगा। अगला है,
आयनिक यौगिक NaCl की गलनांक है। NaCl का गलनांक कितना होता है? तो NaCl का गलनांक जो होता है 1074 होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है कार्बोनेट आयस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड को में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ताप पर गर्म करने पर वायु की अधिकता में यानी कि वायु को, तो इसको निस्तापन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है सल्फाइड आयस को धातु की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहेंगे, क्योंकि इसको हम लोग वायु की उपस्थिति में हम लोग इसको गर्म करा रहे हैं। अगला प्रश्न है लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरा रंग का पदार्थ परत चढ़ जाती है, पदार्थ का परत चढ़ जाता है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं। अगला प्रश्न है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण पर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो उसके प्रक्रम को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको धातु क्रम कहेंगे। अगला प्रश्न है जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी जो स्टील होता है आपका मिश्र धातु होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, तो अगला प्रश्न आपका दिया है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है आपका फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है आपका लोहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किसी चाकू से आसानी से हम लोग काट सकते हैं? तो हम लोग सोडियम को हम लोग काट सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है धातु के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो कौन सी विधि जो है उपयुक्त है? तो आपका ग्रीस लगाकर पेंट लगाकर भी और जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु पूछेगा तो आपका यूरेनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उप धातु है? निम्न में से कौन उप धातु है? तो उप धातु कौन है आपका? तो आपका जर्मेनियम जो है आपका उप धातु है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो आपका सोडियम जो है इसका गलनांक सबसे कम है। जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क जो होता है आपका जिंक ब्लेड होता है, यानी कि जिंक का ही पूछा है, जिंक का अयस्क पूछा है। तो जिंक ब्लेड ZnS होता है इसका सूत्र ZnS। अगला प्रश्न है सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है आपका एक उप धातु है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अधातु आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है आपका वो कितने कैरेट का होता है? तो वह 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट तत्व है। तो उत्कृष्ट तत्व जो है आर्गन है, जिसका संकेत AR होता है। अगला प्रश्न है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? ताम्र और टीन के मिश्र धातु को हम लोग कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना का परमाणु संख्या आपका 79 होता है।
परमाणु संख्या यहाँ पर पूछा है, तो परमाणु संख्या आपका, इसको अभी रखते हैं डाउट में, इसके बाद में हम लोग इसको कवर करेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, हमें लगता है यहाँ परमाणु द्रव्यमान पूछा है, यहाँ पर सोने के परमाणु द्रव्यमान है, छोड़िए उसको बाद में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जो है आपका पारा है, कमरे के ताप पर रहती है। अगला प्रश्न है, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये जो है कॉपर का है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है, गंधक का परमाणु संख्या है, तो गंधक का जो परमाणु संख्या होता है यानी कि सल्फर का परमाणु संख्या पूछा है, तो आपका 16 होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपका अम्लीय होते हैं, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो आपको क्या कहे जाते हैं? तो आपके धातु कहलाते हैं, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो कौन जो रहते हैं अन्य तत्व रहते हैं? तो वो आपके हैं निकेल और क्रोमियम, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला चैप्टर है यहाँ पर, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, चैप्टर नंबर 4, कार्बन तथा उसके यौगिक यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? कि ये जो होता है आपका एल्केन का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो कितने होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंध होते हैं, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपका होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र आपका C12H22O11 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें क्या होंगे? तो इसमें जो है आपके 7 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन नंबर सी बी आपके सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है, इसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो प्रक्रियात्मक समूह जो है कौन सा है? तो आपका कीटोन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तनों को तली बाहर से काली हो जाती है, तो इसका कारण क्या है? जो बर्तन के बाहर का जो तली होता है वो काला हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आपका क्या होगा? तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ये इसका मतलब है। अगला है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है आपका कौन है? तो आपका मीथेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अगला है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? संयोग करके आपका हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला क्वेश्चन है,
वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति है, तो CO2 वायुमंडल में कितना है, तो वायुमंडल में CO2 जो है 0.03% है। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र जो है H2SO4। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह क्या है, कौन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो है आपका सिंगल बॉन्ड COOH है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिसमें एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिसमें से आपका क्या होगा, का एक आबंध, एक बॉन्ड जो होगा आपका सिग्मा होगा, एक बॉन्ड जो होगा पाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो कितने सहसंयोजक है, तो 7 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह को किससे सूचित किया जाता है, तो आपको कार्बोनिल समूह को सिंगल बॉन्ड CO द्वारा इसको हम लोग सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है इथाइन अल्कोहल का अणु सूत्र क्या है, तो इथाइन अल्कोहल का जो अणु सूत्र होता है आपका C2H5OH होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है आपका C6H6 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो उसके 3 आबंध जो होते हैं आपके किसके होते हैं, तो C3H4 का होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है निम्न में से कौन युग्म समायवी है, तो कौन है, तो इसमें भी आपका C2H5OH और CH3OCH3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है, तो आपका सिंगल बॉन्ड OH है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है सिंगल बॉन्ड कहाँ गया, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी बंध है, जिसमें से सहसंयोजी बंध जो है आपका कौन है, तो आपका सहसंयोजी यौगिक पूछा है, तो यहाँ पर आपका CH4 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो उसके अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहेंगे, COOH है, तो इसको हम लोग अम्ल कहेंगे। ओइक एसिड होता है जिसका फुल नेम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक प्रकार का अम्ल होता है। अगला प्रश्न है सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, CHO है तो इसमें आपका एल्डिहाइड होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है बेंजीन का अणु सूत्र है। बेंजीन का अणु सूत्र जो है क्या है, तो C6H6 है बेंजीन का अणु सूत्र। सबसे कठोरतम तत्व कौन है, सबसे कठोरतम तत्व आपका हीरा है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अक्रिय तत्व कौन है, तो अक्रिय तत्व यानी कि निष्क्रिय गैस कौन है, तो आपका हीलियम जो है आपका निष्क्रिय गैस है। अगला प्रश्न है आपका क्लोरीन की संयोजकता होती है, तो क्लोरीन की संयोजकता जो होती है आपकी वो 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोकार्बन जो है आपका कौन है, तो हाइड्रोकार्बन जो है आपका C6H12O6 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। OH का क्रियाशील मूलक कौन है, तो OH का क्रियाशील मूलक आपका अल्कोहल है, अल्कोहल को दर्शाते हैं OH से। अगला प्रश्न है वैसे कार्बनिक यौगिक, एक मिनट, वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो आपका हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है
जैव गैस यानी कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मुख्य अवयव जो है आपका मीथेन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एल्केन की अभिलक्षणिकता लाक्षणिक अभिक्रिया है, तो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है? तो अभिलाक्षणिक जो अभिक्रिया जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है प्रश्न एल्किनो एल्किनो का सामान्य सूत्र है, तो एल्किनो का जो सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर एथेनॉल ऑक्सीकरण के से प्राप्त होता है। एथेनॉल किसके ऑक्सीकरण से हम लोगों को प्राप्त होता है? तो एथेनॉल जो है हम लोगों को एथेनोइक अम्ल को ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है मीथेन मुख्य अवयव है। मीथेन जो है किसका मुख्य अवयव है? तो ये आपका जैव गैस का मुख्य अवयव है। अगला है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है आपका मीथेन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो आपका समायवी है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला है ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। तो यह प्रक्रम जो होता है वो कहाँ संपन्न होता है? कि ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह जो है आपका कौन है? तो अभिक्रियाशील जो समूह है वो आपका सिंगल बॉन्ड COOH है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। किसी एथेनोइक अम्ल को तनु विलयन कहलाता है। किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है, तो तनु विलयन क्या कहलाता है आपका? तो सिरका कहलाता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक सूत्र में अंतर होता है। तो आणविक सूत्र में किसका अंतर होता है? तो आपका CH4 का अंतर होता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो आपके जो कहलाएंगे समायवी कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है C6H6 का आणविक द्रव्यमान है, तो इसका आणविक द्रव्यमान पूछा है। तो आणविक द्रव्यमान आपका पूछा है तो ये आपका 78 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कार्बन का होता है 12, तो 12 गुना 6 करेंगे और हाइड्रोजन का होता है 6, हाइड्रोजन का 1 होता है तो प्लस में 1 गुना 6 तो 6 हो जाएगा आपका 12×72 प्लस में ये आपका 6 हो जाएगा, तो 12×72 6 78, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है ग्रेफाइट होता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक है, विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, तो क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोमीथेन जो होता है उसका सूत्र होता है CH3Cl होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? तो विजातीय पदार्थ आपका इनमें से कौन है? तो विजातीय पदार्थ आपका नमक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रोपेन में उपस्थित क्रियाशील समूह है, तो कौन है क्रियाशील समूह प्रोपेन में जो होता है तो ये होता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। CO सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, जो CO और O के बीच में जो होता है बॉन्ड वो डबल बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न है CHO का प्रक्रियात्मक
समूह निम्नलिखित में से कौन है? प्रक्रियात्मक जो समूह है कौन है? CHO का प्रक्रियात्मक समूह जो होता है आपका एल्डिहाइड होगा। CHO का सिंगल बॉन्ड CHO का मैंने पहले ही बताया आपका क्या होगा, तो आपका एल्डिहाइड होगा। अगला प्रश्न है प्रोपेन का आणविक सूत्र, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो होगा आपका 10 सहसंयोजक आबंध होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? तो क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? तो इसका गलनांक जो होता है 209 के होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है मीथेन का गलनांक बिंदु है, मीथेन का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो उसका गलनांक बिंदु पूछेगा तो आपका 90 के होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। परमाणु का परमाणु संख्या कितनी होगी? परमाणु संख्या आपका कितना होगा? तो इसका 6 होगा। अगला है भूपरपट्टी में खनिज, भूपरपट्टी में खनिजों के रूप में कार्बन की उपस्थिति है, यानी कि ये जो दिया गया कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम जो दिया गया है उसमें कार्बन की उपस्थिति कितना होती है? तो कार्बन की उपस्थिति जो होती है 0.2% होती है, 0.02%। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 1828 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट की यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये आपका फ्रेडरिक वोल्हर ने किया था, वोहलर ने किया था, फ्रेडरिक वोल्हर ने। इथेन का अणुसूत्र, इथेन का अणुसूत्र पूछा है तो इथेन का अणुसूत्र आपका C2H6 होगा। हेक्सेन का आणविक सूत्र है, तो हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होगा? तो हेक्सेन का आणविक सूत्र आपका C6H12 होता है, H14 होता है, C6H14। पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है? तो पेंटेन का आणविक सूत्र आपका C5H12 होगा। अगला है एल्डिहाइड का उपस्थित क्रिया समूह है, तो ये है आपका सिंगल बॉन्ड CHO। अगला प्रश्न है सामान्यतः एल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो एल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं? तो एल्कोहल को, अच्छा इथेनॉल को हम लोग क्या कहते हैं? इथेनॉल को हम लोग क्या कहेंगे? तो एल्कोहल कहेंगे। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की सर्वाधिक सक्षम कौन है? तो सर्वाधिक सक्षम जो होता है आपका कौन होता है? तो आपका गन्ना होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है एथेनोइक अम्ल में सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। एसिटिक अम्ल में कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? कितने परसेंट एसिटिक अम्ल को सिरका हम लोग कहते हैं? तो 3 से 4% को हम लोग सिरका कहते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध एथेनोइक अम्ल में गलनांक कितना होता है? शुद्ध एथेनोइक अम्ल में गलनांक कितना होता है? तो आपका 290 के आपका गलनांक होता है। अगला है जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है, जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो प्रभाव पड़ता है, तो हम लोगों को कहाँ प्रभाव पड़ता है? तो उपापचयी प्रक्रिया धीमी रहती है, सही बात है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, ये भी सही बात है। तो भाव शून्य आती है, भाव शून्यता आती है, इनमें से सभी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आपका इथेन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है 443 के तापमान पर इथेनॉल को अधिक क्या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनाता है? तो आपका निर्जलीकरण होकर क्या बनाता है? तो एथीन बनाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है सामान्य ब्यूटेन का संरचनात्मक सूत्र है, सामान्य ब्यूटेन का संरचनात्मक सूत्र है, तो कौन है? तो इनमें से आपका एक मिनट का ये जो है आपका संरचनात्मक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो आपको कार्बन की संयोजकता आपकी 4 होती है। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं, वे कहलाते हैं कार्बन कार्बन के बीच
कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध पाया जाता है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो उससे हम लोग एल्काइन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो आपका C6H12O6 आपका ग्लूकोज का सूत्र होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कौन सा यौगिक है, तो इसमें से हम लोग इथेनॉल जो होता है उसको हम लोग कर सकते हैं ईंधन के रूप में इस्तेमाल। अगला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका CaOCl2 ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो आपका C2H6 जो है, सॉरी C2H4 जो है आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो आपका एक आबंध बनते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो कितने आबंध बनते हैं, तो आपके द्विआबंध बनते हैं। आगे है एल्केन के सामान्य सूत्र। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है तो CnH2n+2 होगा। अगला है, चलिए तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो सबसे सरल यौगिक आपका मीथेन है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। एल्केन का कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो एल्केन में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो आपका नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, वनस्पतिक तेलों में होती है, तो वनस्पतिक तेलों में क्या होती है आपकी, तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो 2 होती है। ब्यूटेन में कितने समयावधि संभव है, तो इसमें कितने समयावधि संभव है, तो आपके 3 समयावधि संभव है। अगला है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात जो है कितना होता है, तो आपका 1:3 होता है। अगला प्रश्न है, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणु सूत्र है लेकिन उसकी संरचना जो है अलग अलग है, तो उस यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, समयावधि यौगिक कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो आपका C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला है, सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो OH आपका अल्कोहल में लगता है, तो इसके हिसाब से आपका अल्कोहल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो आपका इथाइन बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्बन का प्रूफ है, तो आपका सॉरी यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है, तो आपका एल्कोहल जो है शराब वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला है, एथिल अल्कोहल का आयुपेशी नाम है, तो एथिल अल्कोहल का आपका आयुपेशी नाम जो होता है अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। तो चलिए इसको भी फटाफट हम लोग खत्म करते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। अगला है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त पूछा है, यानी कि ये जो खड़े खड़े लाइन जितना होता है ऐसे करके जो होता है ऐसे वाला, तो आपके आवर्त कितने होंगे, तो ये ऐसे ऐसे जो होता है वो 7 होता है। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 7। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम जो है आपका अक्रिय तत्व है। ऑप्शन ए इसका भी सही होगा। अगला है, आवर्त सारणी के कितने आवर्त हैं, तो इसके मैंने अभी बताया 7 होते हैं। अगला है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया,
यांत्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो आपका डोर्बेराइन द्वारा ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है गलत है आपका? परमाणु आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ये आपका कथन जो है बिल्कुल गलत है, त्याग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है तत्व X Cl2 सूत्र वाले एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? तो मैग्नीशियम समूह के अंतर्गत आता है। अगला है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदग्र स्तंभों, यानी कि उदग्र ऐसे जो रहेगा ऊपर से नीचे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग इसको वर्ग कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो प्रथम वर्ग के सदस्य जो है आपके क्या कहलाएंगे? तो वे आपके क्षारीय धातु कहलाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो शून्य समूह का तत्व आपका हीलियम है, क्योंकि इसका जो कक्षा होता है वो आपका पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए ये अक्रिय गैस होता है। अगला प्रश्न है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में आपका सहसंयोजक बंधन 4 होते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कौन से तत्व आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आपका तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है आपका परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो उसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या आपका 1:3 होती है। अगला प्रश्न है लोहे का परमाणु संख्या आपका इतना आसान, लोहे का परमाणु संख्या 26। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों का संख्या होती है, तो वर्ग यानी कि जो खड़े खड़े होते हैं तो उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या 18 होती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो आपका किसने प्रस्तुत किया था? तो अष्टम का नियम किसने प्रस्तुत किया था आपका? तो आपका न्यूलैंडस जो है ये इसने प्रस्तुत किया था। अगला है मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म इनमें से किसके आवर्ती फलन होता है? आवर्ती फलन किसका होता है? तो ये जो होता है आपका परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है मेंडलीफ के तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया है? तो किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में प्रस्तुत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जैसे जैसे वर्ग में आप नीचे आएंगे वैसे वैसे परमाणु की द्रव्यमान बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष के तत्वों का विरुद्ध धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है, आने पर होता है, तो क्या होता है? आने पर ऊपर से नीचे आने पर घटता है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किसी आवर्त के से बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का जो होता है अम्लीयता प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीयता प्रकृति जो होती है आपकी बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई तत्व एक आवर्त सारणी के 3 एवं दूसरे आवर्त का एक सदस्य है, तो निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सबसे प्रयुक्त होगा? तो कौन सा सबसे प्रयुक्त होगा? तो आपका ठोस और क्रम धात्विक होगा। वो ठोस भी होगा और धात्विक भी होगा, वो भी कम धात्विक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? सबसे अधिक हाइड्रोजन कौन सा अभिक्रियाशील हाइड्रोजन? तो आपका फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे क्षारकीय होगा? तो ये आपका Na2O है, Na2O है। अगला है आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं, तो आवर्त सारणी के फर्स्ट समूह के तत्व क्या कहलाएंगे? तो ये आपके क्षार धातु कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? तो ये आपका समूह दूसरा का तत्व है, सदस्य है। अगला है तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किसके रासायनिक आचरण समान होंगे? किसका रासायनिक आचरण जो होगा समान होगा?
तो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस का ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षणों को प्रदर्शित कर सकता है? किसकी संभावना है? तो निम्नलिखित में से किसकी संभावना है? तो ये आपका ब्रोमीन की संभावना है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में रखे तत्वों के लिए लागू नहीं होता है? ये जो है कौन लागू नहीं होता है, किसमें लागू नहीं होता है? एक मिनट रुकिएगा। तो ये जो होता है आपके किसमें लागू नहीं होता है? तो आपको तत्वों के परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत बात है। परमाणु आकार नहीं बढ़ता है, उसके परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का अधिकतम रूप में किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो आपका मोजले की है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा सबसे अधिक अधात्विक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? तो आपका क्लोरीन, ऑप्शन बी आपका सही होगा। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुण धर्म उसके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? ये मोजले ने कहा था। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है, तो तत्वों का गुणधर्म जो होता है क्या होता है? तक परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? तो परमाणु का आकार जो होता है आपका घटता जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वुल्फगॉन्ग डेब्राइन किस देश का से संबंधित है? ये जो है आपका किस देश से संबंधित है? तो आपका जर्मनी से संबंधित है। अगला है, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? तो मेंडलीफ का जन्म आपका 1834 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो संगीत के आपके 7 सुर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो उस समय आरंभ किया था तब कितने तत्व होते? तो उस समय कितने तत्व होते? तो उस समय 63 तत्व थे, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु साइज से हम लोग को क्या पता चलता है? तो परमाणुओं की त्रिज्या जो होती है पता चलती है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। अगला है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे नियंत्रित की जाती है? किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे नियंत्रित की जाती है? तो कैसे नियंत्रित की जाती है उसको? तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या से नियंत्रित की जाती है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व अभी तक अधूरा है? तो कौन सा तत्व जो है अभी तक अधूरा है? तो आपका 7वां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो ये आपका आवर्त कहलाते हैं। जो ऐसे ऐसे होती है ये आपका क्या कहलाते हैं? तो ये आवर्त कहलाते हैं। जो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर होता है तो ये आपका वर्ग कहलाता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सल्फर परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी कितनी होती है? 6 होती है। अगला है, क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी कितनी होती है? तो आपका 7 होती है। अगला प्रश्न है, किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो ये आपके किस कोष में होती है? तो 2n के पावर 2 के संख्या में अधिकतम संख्या में होती है। अगला है, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो तत्व वर्गीकरण का आधार जो है परमाणु द्रव्यमान है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम जो है आपका अक्रिय गैस है। अगला है, आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है? तो अंतिम सदस्य जो होता है एक निष्क्रिय गैस होता है, ऑप्शन सी आपका सही होता है। अगला है, ओजोन का आणविक सूत्र जो होता है O3 होता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये था आपका ये सबसे लास्ट प्रश्न इस चैप्टर और
इस बुक का। यहाँ पर आपका क्लास खत्म होता है। आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।